नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। भारत एक हिंदू देश था। इनफैक्ट मैं ये कहूं कि भारत एक हिंदू देश है, क्योंकि आज भी यहाँ मेजोरिटी जो है वो हिंदुओं की है। और धक्के से या फिर ये कहें जबरदस्ती जब हमारे देश में एक तरह की इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी, तब बड़ी चालाकी से हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर ये कहें जो मेन लीडर्स थे उस वक्त के, उन्होंने जबरदस्ती हमारे देश के संविधान के अंदर सेकुलर वर्ड को जोड़ दिया गया। हालांकि हमारे देश के संविधान में सेकुलर वर्ड कभी था ही नहीं, परंतु फिर भी हिंदू एक ऐसा प्राणी है, हिंदू एक ऐसे धर्म को मानता है जिसमें वो सेकुलर दिखाए या ना दिखाए, उसके जो कर्म होता है, उसका जो धर्म होता है, उसमें सेकुलरिज्म अपने आप निहित होता है। उसे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो सेकुलर है, उसका कर्म ही बताता है कि वो हर तरीके से सेकुलर है। लेकिन फिर भी जानबूझकर हमारे देश की संस्कृति को खराब करने के लिए उसमें सेकुलर वर्ड को घुसाया गया संविधान के अंदर। चलिए, फिर भी हम बेचारे हिंदू, भोले भाले हिंदुओं ने स्वीकार किया और आज तक भी वो सेकुलर वर्ड है जिसको हटाया नहीं गया। हमारे जो भोले भाले हिंदू हैं बेचारे हर तरीके से इन सब चीजों को आहत सहते हुए हर तरीके से अपना जो काम है, कार्य प्रणाली है, उसको निभाते आ रहे हैं, देश के संविधान का पालन करते आ रहे हैं। हालांकि हमारे संविधान के अंदर हिंदुओं के प्रति हर तरीके से गलत चीजें भरी गई हैं, जिसमें हिंदुओं का कहीं से भी हित नहीं है बल्कि अहित है। उसके बाद भी हम संविधान की हर चीज को निभाते आए हैं। हमारे देश के टुकड़े कर दिए गए धर्म के आधार पर। सिर्फ यही नहीं कि एक टुकड़ा किया गया हो, पाकिस्तान किया गया हो, इसके साथ साथ बल्कि बांग्लादेश को भी लिया गया धर्म के आधार पर। उसके बावजूद हिंदू बेचारे ये कहें कि भोले थे या ये कहें कि कायर थे, कायर तो नहीं कहूंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ लोग जिनको मालूम था, उसके बाद भी हिंदू बेचारे भोले भाले चुप ही रहे। लेकिन अपने साथ साथ कुछ एक चीजें और जुड़ी, यानी कि हमारे भारत के साथ कुछ चीजें और जुड़ी, जिसमें छोटे छोटे देश और बन गए। लेकिन उन्होंने अपने आप की जो डिग्निटी है या फिर ये कहें अपने आप का जो धर्म है अपने देश का, उसे कभी गवाया नहीं। मैं बात कर रही हूं नेपाल की। नेपाल हो या भूटान, कभी भी यहाँ पर जो हिंदू इनकी संस्कृति है या ये कहें इस देश का नाम ही हिंदू धर्म से है, या ये कहें कि ये अपने आप को एक हिंदू धर्म का देश मानते हैं, इनके बल्कि संविधान में लिखा हुआ है कि ये हिंदू धार्मिक देश है, हर तरीके से हिंदू धर्म को मानता है इनका एक एक जो व्यक्ति है। लेकिन अब क्या होने जा रहा है कि जैसे हमारे देश को बंटवारा किया गया, हमारे देश में धक्के से कुछ आक्रांता घुसे, उसके बाद हमारे देश में कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन के बाद हमारे देश को धर्म के आधार पर बांटा गया। अब क्या हो रहा है कि नेपाल जैसे हिंदू राष्ट्र के अंदर भी कुछ ऐसी ही बीमारी पैदा हो गई है। वहां पर भी ऐसे वोकिज्म के नाम पर कुछ वामपंथी लोग हैं जिन्होंने ये कहकर कि हाँ, हमें इस तरह के लोगों को सहारा देना चाहिए, वो गरीब हैं, वो बेचारे हमारे देश में आना चाहते हैं, इस तरह से भावनाओं में बहका कर हिंदुओं को, उन लोगों को अपने देश में घुसने दिया। और अब वही वहां पर पूरा नर्क मचाए हुए हैं। नेपाल जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है और वहां पर रहने वाले सभी लोग हिंदू ही हैं। लेकिन उसके बावजूद उस देश के अंदर जानबूझकर कुछ ऐसे लोगों को जो बाहर के देशों से निष्कासित हैं, बाहर के देशों से भाग कर आए हैं, बल्कि वहां पर क्राइम करके आए हैं, रोहिंग्या हो या फिर मुस्लिम जो शरणार्थी होते हैं, उन्हें नेपाल के अंदर सहारा दिया गया कुछ वोकिज्म के नाम पर, कुछ वामपंथी लोगों के द्वारा, कुछ वामपंथी पार्टियों के द्वारा। और जब कहते हैं ना कि अगर आपके देश के अंदर कुछ गलत होने वाला होता है तो अपने आप ही आपकी मति भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा ही कुछ हुआ इस देश के साथ। वहां के हिंदुओं ने कुछ ऐसी पार्टियों को चूज किया जिसके कारण अपने देश के अंदर कुछ ऐसे लोगों को वो घुसा बैठे। अब हो ये रहा है कि उस देश के अंदर आए दिन डेली कुछ ना कुछ दंगे होने लग गए हैं।
क्योंकि वहां की जो हिंदू जो धर्म को लेकर जो आस्था है उसको छिन्न भिन्न किया जा रहा है, बार बार उस पर आघात किया जा रहा है। पहले ये शरणार्थी बनकर आते हैं, उसके बाद ये अपना अधिकार उस देश में मांगने लग जाते हैं। अब यही हो रहा है, ये अपना अधिकार मांगने लगे हैं। वहां के जो मठ है, वहां के जो मंदिर है, उस पर अपना अधिकार मांगने लगे हैं, उसकी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ये सो कॉल्ड माइनॉरिटी लोग, जिन्हें हम एक तथाकथित तरीके से इनको माइनॉरिटी बोलते हैं, हालांकि ये जहां भी जाते हैं वहां जनसंख्या जिहाद करते ही करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को माइनॉरिटी कहलाते हैं। हमारे देश के अंदर ये दूसरे नंबर की बहुसंख्यक बन चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका नाम माइनॉरिटी में आता है। समझ नहीं आता कि इस माइनॉरिटी शब्द से हमें कब निजात मिलेगी, कब इस शब्द को इनके सर से हटाया जाएगा, क्योंकि ये बहुसंख्यक हो चुके हैं, सेकंड मेजोरिटी हो चुकी है हमारे देश के अंदर, अब ये माइनॉरिटी नहीं रहे। खैर, बात करते हैं नेपाल की। तो वहां पर क्योंकि वहां पर वोट जिहाद इनका एक अगला स्टेप होता है, तो इसलिए अपनी जनसंख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जिस देश के अंदर भी जाकर ये अपने आप को शरणार्थी दिखाते हैं, तो उस देश के अंदर पहले इनका सबसे पहला टारगेट होता है जनसंख्या को बढ़ाना। अपने एक जो उनकी वाइफ होती है, एक औरत जिससे ये शादी निकाह करते हैं, उससे पहले 6 से 8 बच्चे पैदा करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लोग शरणार्थी बनकर आते हैं ये अनपढ़ ही होते हैं, कहीं ना कहीं से पढ़े लिखे नहीं होते हैं। साइंस की या इस चीज की नॉलेज उनको कमी होती है। इनको भड़काने वाले बहुत से लोग होते हैं। कुल मिला के ये जनसंख्या जिहाद करते हैं। धीरे धीरे उस देश की जो वहां की जो महिलाएं होती हैं उनके साथ लव जिहाद करते हैं, और जैसे ही इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि ये एक तरह के अपना MLA MP वगैरह चुन सके, एक जगह पर अपना अधिकार जमा सके, तो वहां पर ये वोट जिहाद भी करने लग जाते हैं। इसी तरीके से जमीनों को हड़पने के लिए ये वहां पर जमीन जिहाद करते हैं। अपनी जनसंख्या तो बढ़ाते ही हैं, साथ के साथ जब ये दिखाते हैं कि हमारे पास रहने की अवस्था नहीं है, हमारे पास रहने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है, तो ये कोशिश यही करते हैं कि किसी खाली जमीन पर, खास तौर पे अगर वो मंदिर की जमीन है, उस जमीन पर थोड़ा थोड़ा अपनी ये कच्ची सी झोपड़ियां टाइप बनाकर वहां पर डेरा जमा लेते हैं। धीरे धीरे वहां पर जब डेरा इनका जमता है तो उसे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये सो कॉल्ड माइनॉरिटी लोग, जिन्हें हम एक तथाकथित तरीके से इनको माइनॉरिटी बोलते हैं, हालांकि ये जहां भी जाते हैं वहां जनसंख्या जिहाद करते ही करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को माइनॉरिटी कहलाते हैं। हमारे देश के अंदर ये दूसरे नंबर की बहुसंख्यक बन चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका नाम माइनॉरिटी में आता है। समझ नहीं आता कि इस माइनॉरिटी शब्द से हमें कब निजात मिलेगी, कब इस शब्द को इनके सर से हटाया जाएगा, क्योंकि ये बहुसंख्यक हो चुके हैं, सेकंड मेजोरिटी हो चुकी है हमारे देश के अंदर, अब ये माइनॉरिटी नहीं रहे। खैर, बात करते हैं नेपाल की। तो वहां पर क्योंकि वहां पर वोट जिहाद इनका एक अगला स्टेप होता है, तो इसलिए अपनी जनसंख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जिस देश के अंदर भी जाकर ये अपने आप को शरणार्थी दिखाते हैं, तो उस देश के अंदर पहले इनका सबसे पहला टारगेट होता है जनसंख्या को बढ़ाना। अपने एक जो उनकी वाइफ होती है, एक औरत जिससे ये शादी निकाह करते हैं, उससे पहले 6 से 8 बच्चे पैदा करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लोग शरणार्थी बनकर आते हैं ये अनपढ़ ही होते हैं, कहीं ना कहीं से पढ़े लिखे नहीं होते हैं। साइंस की या इस चीज की नॉलेज उनको कमी होती है। इनको भड़काने वाले बहुत से लोग होते हैं। कुल मिला के ये जनसंख्या जिहाद करते हैं। धीरे धीरे उस देश की जो वहां की जो महिलाएं होती हैं उनके साथ लव जिहाद करते हैं, और जैसे ही इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि ये एक तरह के अपना MLA MP वगैरह चुन सके, एक जगह पर अपना अधिकार जमा सके, तो वहां पर ये वोट जिहाद भी करने लग जाते हैं। ये जो मंदिर है इसका नाम है लक्ष्मी नारायण मठ, और इसे मटिहानी मठ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो जगह है वो हजारों वर्ग किलोमीटर, इसका जो परिसर है हजारों वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है, और आज का मंदिर नहीं है, सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। सैकड़ों साल, 600 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, सैकड़ों साल पुराना मंदिर है ये। और इसमें कई सारे गुरुकुल भी बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पर हर तरीके की जो आध्यात्मिक शिक्षा होती है या फिर जो सनातन शिक्षा होती है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है। और वहां के हिंदू संगठनों का यह भी कहना है कि वहां पर सिर्फ नेपाल के बच्चे ही नहीं बल्कि देश विदेश से बच्चे जो है वो सनातन शिक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं।
इतना बड़ा परिसर है तो वहां पर हर तरीके की सुविधाएं दी गई हैं ताकि देश देश से आकर बच्चे वहां पढ़ सके। जो बच्चे वहां देश देश से पढ़ने आते हैं वो वहां पर संस्कृत भी सीखते हैं और सनातन शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। जब हिंदू संगठनों का बहुत ज्यादा मात्रा में हंगामा हुआ या फिर ये कहें वो इसके खिलाफ जब खड़े हुए तो जाकर प्रशासन की थोड़ी नींद खुली और उन्होंने इस तरह के अवैध जो भी ढांचे बनाए जा रहे थे उस पर रोक लगा दी। और रोक लगाने के बाद इस तरह को जो इस पूरे परिसर है उसमें वहां पर अपनी जो जितनी भी भारी मात्रा में उनका जो शक्ति बल होता है वहां पर पुलिस को तैनात कर दिया कि अब वहां की रखरखाव पुलिस फिलहाल वहां पर तैनात है। लेकिन इसका मामला जो है वो कोर्ट में जुडिशरी हर तरीके से पहुंचाया गया है। अब देखना यह है कि इसके बाद वहां पर क्या किया जाता है। परंतु ये जो जमीन जिहाद की जो ये तरीका है या फिर ये कहें ये जो समस्या है ये सिर्फ नेपाल की नहीं है। ये जो लोग हैं जो रोहिंग्या होते हैं, ये जो शरणार्थी लोग होते हैं, ये सिर्फ भारत, नेपाल, भूटान, चीन या फिर जितने भी यूरोपियन देश हैं या फिर जितने भी पश्चिम के देश हैं, ये सब जगह पर ये समस्या पलने लगी है। भारत तो इस समस्या से हजारों सालों से ही निपटता आया है, लेकिन क्योंकि यहाँ का जो हिंदू है वो इस तरह की समस्याओं से निपटते निपटते इतना ज्यादा मात्रा में सीख चुका है, पता लग चुका है कि इन जैसे लोगों से किस तरीके से निपटा जा सकता है, तो वो तरीका भी उनको मालूम है। इसीलिए यहाँ पर जो रहने वाले जो जितने भी शरणार्थी या रोहिंग्या होते हैं या फिर और भी बहुत तरह के लोग जो यहाँ पे 20-20 सालों से बस चुके हैं, अपना आधार कार्ड तरीके बनवा चुके हैं, हर तरीके का अपना सिस्टम बनवा चुके हैं, उनके साथ भी डीलिंग करना यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं आता है। इसीलिए यहाँ के लोग थोड़े से, ये कहें थोड़े से, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, थोड़े से जागृत हैं। लेकिन यूरोपियन देश और पश्चिम देश जो कि इन जैसे लोगों की सबसे ज्यादा मात्रा में ये कहें कि तीमारदारी करते थे, ये कहें कि इनका साथ देते थे कि ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, भारत में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ के मुस्लिम असुरक्षित है, वगैरह वगैरह तरह की बातें बहुत करते थे, वही देश आज अपने आप इस समस्या से जूझ रहे हैं। वही देश जो भारत की समस्या को इग्नोर करते थे, जब भी इस समस्या को उठाया गया कि हमारे देश के ऊपर आक्रमण होता है और इस तरह की हमारे देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी चीजें चल रही हैं, परेशान हो चुके हैं, वही देश हमारे जो खिलाफ बोलते थे और कहते थे कि ऐसी कोई समस्या एग्जिस्ट नहीं करती, आज वही देश इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हीं के देशों के अंदर इस तरह के जो शरणार्थी हैं वो घुसकर उन्हीं के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन्हीं की लड़कियों के साथ लव जिहाद हो रहे हैं, उन्हीं की जगहों को हर तरीके से जमीन जिहाद करके मतलब कहीं ना कहीं ग्रैब किया जा रहा है, उन पर बैठा जा रहा है, उनको हड़पाया जा रहा है। तो ये समस्या अब से नहीं, हमेशा से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन कुछ लोग इस चीज को हमेशा से इग्नोर करते आए थे। नेपाल को भी ये समस्या समझ में आ गई है। नेपाल में इसलिए हिंदू संगठन भी बने हैं, इसलिए हिंदुओं की जागृति के लिए या फिर हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं की समझ के लिए वहां पे बहुत से ऐसे संगठन हैं जो लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपके देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हर तरीके से वहां पर लोग बैठकर हड़तालें भी कर रहे हैं, इस चीज के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। देखना यह है कि कब तक वो हिंदू राष्ट्र बनता है दोबारा से, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो वो पहले से था, लेकिन फिर से ये जो बीच में वोकिज्म की एक कीड़ा चल गया था उसको फिर से अब बंद किया जा रहा है और वहां पर हर तरीके से जागृति आ रही है। देखना यह है कि भारत में ये जागृति कब आएगी, कब यहाँ का सोया हुआ हिंदू जो सो कोड सोया हुआ है, असल में सोया हुआ तो नहीं है, उन्हें मालूम है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, लेकिन परवाह नहीं करता, क्योंकि अभी तक उसके घर के आगे आग नहीं पहुंची है। जब तक वो इतना स्वार्थी हो चुका है यहाँ का हिंदू कि जब तक उसके घर के आगे वो समस्या नहीं पहुंचती है, वो आग नहीं पहुंचती है, उसे लगता है कि आग पूरी दुनिया में लगी ही नहीं है। बस यही जो समस्या है, जब तक ये ठीक नहीं होगी तब तक हिंदू अपनी चीजों के लिए आवाज नहीं उठाएगा। देखना यह है कि कब हिंदू जागता है, कब वो अपनी चीजों के लिए आवाज उठाता है।